आवाज़ आ रही है? चेक कर लो एक बार, कभी ना आए। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं हूं सरिता सिंह और स्वागत करती हूं आपका गदर मीडिया में। आज गदर मीडिया में आपकी मैं एक गदर व्यक्तित्व से मुलाकात करवाने वाली हूं, जो 2 बार जींद के एसपी रह चुके हैं और जिन्होंने अपनी सेवाएं खूब दी हैं। राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी से ये हैं। हम जानते हैं इनके क्या कुछ नए मुद्दे हैं और जो आज की व्यवस्था है, बात करूँ राजनीतिक व्यवस्था है, उनसे ये कितना दुखी हैं और उनसे अलग हटकर ये क्या काम करना चाहते हैं और किस तरह का परिवेश ये राजनीति में चाहते हैं या मैं कहूँ कि सेवा में चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी एक विशेष मिशन को लेकर हमने बनाई है कि लोगों का इस व्यवस्था के तहत जो सरकार बनती है उसमें हिस्सा कैसे हो। आज लोग वोट डाल देते हैं और 5 साल के लिए उस एमएलए एमपी के वो कस्टडी में आ जाते हैं। तो ये कस्टोडियन सरकार है और हम सहभागी लोकतंत्र चाह रहे हैं कि जो चुना हुआ व्यक्ति है वो एक मैनेजर का काम करे। मैनेजर मीन्स वो लोगों की सेवा में रहे, लोगों को मालिक माने कि उनके वोट से वो एमएलए एमपी बना है या मंत्री बना है या मुख्यमंत्री बना है या प्रधानमंत्री बना है और उनके खून पसीने के टैक्स से वो मैनेजर मतलब उनके पैसे से वो काम कर रहा है। तो उनके प्रति वो ट्रांसपेरेंट रहे और उनके प्रति वो अकाउंटेबल रहे। अकाउंटेबल का सिस्टम आज की वर्तमान व्यवस्था में नहीं है कि को अपने एमएलए एमपी जिसको वोट दे दिया 5 साल उसका कोई हिसाब नहीं मांगा जाता। हम उस मिशन में पंचायती राज व्यवस्था के अंदर 73 अमेंडमेंट गांव की सरकार, 74 अमेंडमेंट शहर की सरकार, उन्हें हो निर्णय लेने का अधिकार। ये अधिकार सेंटर से पास हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने उसको रोक दिया कि अगर हम अधिकार लोगों को दे देंगे निर्णय लेने का तो हमें कौन पूछेगा। आईएएस आईपीएस डीसी एसपी कि हमारे थानों में और तहसील में कौन आएगा अगर पावर नीचे चली जाएंगी तो। और हमें ये कन्फर्म है कि जब तक लोग अपनी समस्याओं का समाधान भारतीय संस्कार या स्वदेशी सिस्टम के तहत करते थे, अब कानूनी सिस्टम के तहत नहीं करेंगे तब तक लोगों की समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होंगी। बात करें सर जींद शहर की, तो जींद शहर ने बहुत बड़े बड़े राजनेता दिए हैं और मैं कहूँ कि हरियाणा का दिल जींद को कहा जाता है। तो जब जींद के ये हालात हैं यानी कि बरसात के दौरान जींद पूरी नहर बन जाती है, मैं कहूँ तो पानी बिल्कुल सड़कों पे बहता है। तो सर जींद की जो राजनीति है वो जींद से शुरू होकर जींद पे ही ख़त्म होती है। तो जींद कैसे हालात हैं, सड़कें नहीं बनी हुई हैं, गड्ढे हैं, तो आप इस पे क्या कहेंगे? बहुत इन समस्याओं का समाधान चाहे सड़क पे गड्ढे हों, चाहे जींद की निकासी की व्यवस्था हो, चाहे जींद की सड़कें हों, चाहे जींद के आवारा पशु हों, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, न्याय हो, सुरक्षा हो। आप इन महकमों से जो विश्वास करते हैं कि प्रशासन के अधिकारी ये काम कर देंगे, वो निश्चित रूप से संभव नहीं है। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। जींद में एसपी रहा, बाढ़ आ गई, अब लोग प्रशासन के भरोसे बैठ गए कि भी हम इस बाढ़ को निपट लेंगे। प्रशासन कैसे निपटेगा? एकदम बाढ़ आई है तो हमने इनिशिएटिव लिया, हम खुद अपना तसला कसी ले करके और अपने जवानों को लेकर के बांध बनाने के लिए लगे और सारा शहर हमारे साथ आ गया कि इस समस्या का समाधान प्रशासन नहीं कर सकता, लोगों के सहयोग और समर्थन से प्रशासन काम कर सकता है। तो इसलिए ये डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर करना पड़ेगा जो सरकारें नहीं कर रही हैं या आज के नेता उसे करने नहीं दे रही हैं। वो कहते हैं हम ये काम करेंगे। मैं अपना उदाहरण देता हूँ, एक एसपी जिले के अंदर क्राइम को कम तो कर सकता है, ख़त्म नहीं कर सकता। चाहे शराब का मामला हो, चाहे अफीम का मामला हो, चाहे नशे का मामला हो, चाहे जुआ सट्टा चोरी का डकैती का मामला हो, अगर लोग सहयोग और समर्थन करेंगे और उनके पास भी वो पावर डिसेंट्रलाइज होगी, थाने की अभी गलत काम क्यों हो रहा है तो रुकेगा और फौरी वो पुलिस को बुलाएंगे क्योंकि पुलिस अब उनके अंडर रहेगी।
इसलिए हम गांव की सरकार चाहते हैं। उन्हें वो थानेदार का अधिकार दिलाना चाहते हैं, उन्हें वो तहसीलदार और डीसी का अधिकार दिलाना चाहते हैं कि आप अपने गांव की डेवलपमेंट खुद करें। अपनी सरकार बनाएंगे तो आपका बजट होगा, निर्णय लेने का अधिकार होगा और प्रशासन उनको सहयोग करेगा और वो प्रशासन से काम लेंगे। ये नया फार्मूला हम लोगों को लीक से हट के दे रहे हैं और यही इस इलेक्शन में हमारी आवाज़ होगी कि भैया गुलामी 70 साल से देख रहे हो, हर नेता झूठ बोल के, सबजबाज करके, जुमले बोल के वोट ले जाता है। आपके राय शुमारी करके अपना कैंडिडेट चुनो, राय शुमारी करो, अपना कैंडिडेट चुनो और एक नोट और एक वोट के साथ उसको इलेक्शन जिताओ। हम पार्टी उसको संगठन दे रहे हैं, अगर ये पार्टी का संगठन है, आप लो टिकट, आप डिसाइड करो, वोट लो और वोट के साथ खर्चा डिसाइड करो और फिर ये आदमी आपका गुलाम बन के रहेगा। जो आप कहोगे आपका काम करेगा, ये आप मालिक होगे और ये प्रबंधक होगा। ये व्यवस्था परिवर्तन के साथ इस बड़ौदा इलेक्शन में हम उतर रहे हैं और लोग हमारा जोरदार साथ दे रहे हैं। 2.5 करोड़ जनता इस हरियाणा की, सारी जनता इन पार्टियों से तंग है। नई पार्टी, नया विचार, नए मिशन के साथ हम उतर रहे हैं और 2.5 करोड़ लोग वहाँ होंगे और इन भ्रष्टाचारियों को वहाँ से हटाएंगे। ये हमारा मुद्दा। बड़ौदा हल्के की किन किन परेशानियों को आप उठा रहे हैं, उनके किन किन मुद्दों को आप उठाकर इस चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? बड़ौदा की जो मेन समस्या है, वैसे गांव वाइज हर एक के अपने अपने मुद्दे हैं। किसी गांव में पानी की निकासी का मुद्दा है, किसी गांव के अंदर गंदगी का मुद्दा है, किसी गांव के अंदर स्कूल का मुद्दा है, किसी गांव के अंदर चिकित्सा का मुद्दा है, किसी के अंदर पशु चिकित्सा मुद्दा है। लेकिन मेन मुद्दा वहाँ के इलाके में जो पानी का भराव है और उसे कोई ड्रेन में निकालने का प्रबंध नहीं है, लोगों की फसलें तबाह हो जाती हैं, लोगों की फसलों के साथ उनका आर्थिक विकास नहीं हो पाता है, उस आर्थिक विकास के साथ शिक्षा का विकास नहीं हो पाता है। तो बाकी तो हम गांव वाइज एक चार्ट बना रहे हैं कि हर गांव का एक ऑन ऑथ शपथ पत्र तैयार करेंगे उन समस्याओं का और समाधान के लिए हम देंगे कि अगर आपने हमारी पार्टी के एमएलए को जिताया, जो आपकी राय शुमारी से बनेगा, तो हम इन समस्याओं का समाधान ऑन स्पॉट करके देंगे। आपको क्या लगता है कि बड़ौदा उपचुनाव में आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी और उन चुनौतियों का सामना आप कैसे करेंगे? हमारे सामने मुझे अभी फ़िलहाल जो हालात चल रहे हैं, कोई चुनौती किसी पार्टी की नज़र नहीं आ रही। बीजेपी इतनी बदनाम हो चुकी है, आपके पीटीआई देख लो ना, सरेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, इकोनॉमिक बैकवर्ड के बच्चे सरेआम घूम रहे हैं, एचटेट के लाखों बच्चे सड़क पे टेस्ट ले लिया, जेबीटी की कोई भर्ती नहीं निकाली, धक्के खा के घूम रहे हैं। आज मेरे पास आरोही के बच्चे आए थे, लाखों लड़कों ने वो आरोही के फार्म भर रखे हैं स्कूलों के लिए, वो सिलेक्ट हो चुके हैं, रिजल्ट नहीं निकाल रहे। मतलब इन्होंने एक ऐसा गदर सा मचा रखा है, जो गदर आपने जो मुद्दा रखा है, गदर नाम से अपना ये चैनल बनाया है, मैं आपको बधाई देता हूँ कि ये गदर हो रहा है। इस गदर को ख़त्म करने के लिए हम सबको साथ होना पड़ेगा कि इस गदर को ख़त्म करें और सच्चा सस्ता सिस्टम लागू करें। यहाँ पे सर ने यमक अलंकार लगा दिया। एक गदर तो हमारा ये है कि भाई बिल्कुल ही जोरदार, और एक गदर है कि तबाही मचा रहे हैं। तो चलो मैं एक सवाल और सर से करूँगी। सर ने कहा कि इनके सामने कोई चुनौतियाँ नहीं हैं, लेकिन मैं कहूँगी इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आज कहीं ना कहीं लोग मानसिक गुलाम है किसी ना किसी पार्टी के। मैं आपको कहूँ कि बड़ौदा हल्का अगर हम पीछे देखें तो पहले इनेलो का गढ़ था, फिर उसको कहा जाने लगा कि भाई ये तो कांग्रेस का गढ़ है, यानी कि लोग काम हो या ना हो लेकिन कांग्रेस को जिताएंगे। सर मैं आपको बताना चाहूँगी 2005 से वहाँ पे लगातार कृष्ण हुड्डा जी जीतते आ रहे थे। विकास कार्यों के नाम पे बड़ौदा हल्का पिछड़ा हुआ है। अगर बात करूँ शिक्षा की तो वहाँ पे एक भी कॉलेज नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि बिना कुछ काम के, बिना विकास करवाए कोई व्यक्ति 3 बार वहाँ का एमएलए बन रहा है, तो आपके सामने ये कोई चुनौती नहीं होगी अगर आप विकास का मुद्दा उनके सामने लेके जाएंगे? तो विकास के साथ साथ हम एक नई लीग से हटके वहाँ काम कर रहे हैं। अपना कैंडिडेट जो मेन गांव है बड़ौदा बिटाना, ये लोग तय करें कि कौन ऐसा चेहरा है ईमानदारी से आपकी सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है, हम उसी की टिकट लोगों के सामने देंगे। आपने चेहरा चुना, रायशुमारी करी, ये लोग उसी के सामने आर्थिक आधार पे हम बोलेंगे 1 वोट और 1 नोट। लोग 1 वोट और 1 नोट के साथ उस लोगों को झिलाएंगे और उससे ये वादा कराएंगे कि पानी निकासी होगी या नहीं, लिख। नंबर 2, क्या आप हमारा कॉलेज लाएंगे या नहीं,
लिखा। क्या हमारी यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ठीक करेंगे, नहीं करेंगे? ऑन ऑफ उसका एफिडेविट भरवा के लोगों को देंगे। अगर नहीं काम करेगा तो लोगों के हाथ में कलम देंगे, मुझे वापस बुला लिया जाए अगर मैं काम ना करूं तो। 1 साल मुझे मौका दें काम करने का, अगर मैं ना काम करूं तो आपकी छाती में मूंग नहीं दलूंगा 5 साल। मैं वापस बुलाने का आपको अधिकार दे के जा रहा हूं जब तक हम उसको अमेंडमेंट ना करा लें। जब लोगों को ये नई चीज़ बता दी, यार एक आदमी एफिडेविट दे रहा है, ये पार्टियां झूठ बोल रही हैं, तो हम इसको बदलेंगे। अब के युवा शक्ति हमारे साथ हैं। युवा, मेरे अध्यक्ष यहाँ चरण सिंह ढांडा बैठे हैं, हमारे संयोजक सुभाष जी यहाँ बैठे हैं, हमारे एक्स सर्विसमैन अहलावत जी यहाँ पे बैठे हैं। हम सब मिलके इस लीग से हटके इस इलेक्शन को मोड़ेंगे, चेहरे पे जोड़ेंगे और इस झूठे और सबजबाज सिस्टम को हटाएंगे। आपने थोड़ी देर पहले हमने सवाल किया था सर से, सर ने 2-3 बातें कही थी कि समाज यानी कि जनता, प्रशासन जो इसके रख रखाव के लिए काम करते हैं और उसके बाद है सरकार जो काम करवाती है, अगर ये तीनों चीज़ें तालमेल से चलें तो तभी विकास हो सकता है। तो सर आपने क्राइम की बात की, आप एसपी रह चुके कि केवल और केवल पुलिस का ही काम नहीं बनता कि वो क्राइम को ख़त्म करे, जनता का भी काम बनता है। साथ ही साथ इस पे अंकुश लगाने का काम सरकार भी करती है। तो मैं बात करूंगी हरियाणा की, और थोड़ा सा इलेक्शन से हटके ये बात है क्योंकि सर एसपी रह चुके हैं शहर के। सर क्राइम को लेके बात करें तो महिलाओं के खिलाफ जो दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, मैं बात करूंगी उद्योग सिटी गुड़गांव की, तो वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा अपराध बढ़ते हैं। तो इस पे ना तो सरकार का ध्यान जाता है, और यहाँ पे मैं प्रशासन को भी इसलिए कहना चाहूँगी कि 2 दिन पहले मैंने एक स्टोरी सुनी थी और बिल्कुल लाइव एक महिला ने मुझे बताई थी कि प्रशासन ने भी उनका साथ नहीं दिया और अलग अलग तरीके की परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है, उनसे सवाल ऐसे किए जाते हैं। तो इसमें आप दोषी किसको मानते हैं? देखिए, प्रशासन की जो व्यवस्था है, अगर मैं अपराध की बात करूं, जी जी, अगर जिले का एसपी अपनी 3 सिस्टम बना ले, सबसे पहले वो टोपोग्राफी की भी मेरा एरिया क्या है उसको समझना। ज़िले के एसपी घरों से बाहर नहीं निकलते, हर एरिया में जाके देखे मेरी टोपोग्राफी, मेरा एरिया कहाँ है। 2, मेरे पास क्या कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मेरे पास ट्रांसपोर्ट व कम्युनिकेशन सिग्नल सिस्टम कि हमारे ऑपरेटर्स, मतलब जो व्हाट डू कॉल दैट, अरे उसको बताते हैं वायरलेस सेट्स कम्युनिकेशन सिस्टम, कि वो हमारे पास कितना है। लास्ट मेरे पास बजट क्या है, लास्ट उससे अगला मेरे पास मैन पावर कितनी है। जब वो 5 की 5 चीज़ों को अपने ध्यान में रखते हुए अपने ज़िले की पॉलिसिंग करता है कि मैं अपने क्राइम को कैसे रोकूं। अगर मैं यहाँ एसपी था तो मैंने सबसे पहले अपने ज़िले की टोपोग्राफी करके बाहर के नाके एक पहली लेयर तैयार करी कि बंदा अंदर घुसे ही ना। 2 थानों के नाके कि अगर अंदर घुस गया तो थाने की जुरिडिक्शन से बाहर ना निकले। 3 इंटरनल नाके, गांव वाइज बीट नाके। जब 3 लेयर का सिस्टम प्रिवेंटिव मैंने बता दिया, प्रिवेंशन ऑफ द क्राइम पहले रोको। इफ प्रिवेंशन इज नॉट पॉसिबल, डिटेक्शन ऑफ द क्राइम। अगर हो गया तो मूंछ का सवाल बनाए, नाक का सवाल बनाए, उस क्राइम को ढूंढ के दिखाएं। अदरवाइज लॉ एंड ऑर्डर, प्रिवेंशन नहीं हुआ, डिटेक्शन नहीं हुई तो आपको कानूनी व्यवस्था, लोग सड़कों पे आएंगे ना। तो हमने उस सिस्टम से काम किया। आज भी अगर ये एसपी काम करें तो क्राइम रुक जाएगा। आपने महिलाओं के बारे में किया, महिलाओं का जो क्राइम है समाज और कानून 2 चीज़ों से संबंधित है। कुछ तो सामाजिक, हमारी घरेलू अहिंसा में प्रॉब्लम होती हैं, ईगो सिस्टम हस्बैंड वाइफ में हो गया और इस वजह से उनके लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़ गई। पहले सामाजिक सरोकार के तहत वो समस्या निपट जाती थी, लेकिन अब वो समस्या सीधी कानून के अंडर आ जाती है। कानून में जो सिस्टम है वो सिस्टम ये है कि जो बहू बेटी है पहले उसकी आवाज़ सुनी जाए, सुनते हुए उसकी सही तरीके से तफसील और तफ्तीश की जाए और फिर उस बच्ची को न्याय दिया जाए। और साथ में काउंसलिंग का चैप्टर है। जो भूल जाता है पुलिस अफसर, जो समाज भूल जाता है, समाज काउंसलिंग करे बहू बेटी की और उधर से बेटे की, दोनों की अगर थोड़ी सी काउंसलिंग हो, इसके अलावा भी कोई जाति हो तो फिर उसका न्याय है, उसके खिलाफ कानून कार्रवाई हो तो अपराध फौरी रुक जाएगा। इसलिए समाज को भी और कानून को, प्रशासन को भी सामाजिक सरोकार, समर्थन,
सहयोग, कॉपरेशन से क्राइम खत्म होगा। अकेला प्रशासन या पुलिस अफसर उसको नहीं कर सकता, अकेला समाज भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास पावर नहीं है। इसलिए सामाजिक सरोकार, समर्थन व सहयोग से महिला का क्राइम अवश्य खत्म हो सकता है, नहीं तो कम तो जरूर हो सकता है। बिल्कुल सही कहा सर ने कि इसमें हम सभी की सहभागिता जरूरी है। चलिए हम बड़ौदा इलेक्शन पे फिर से आकर इनसे जानना चाहेंगे कि इतने बड़े जो है धुरंधर हैं, और उड्डा का कहें या इनेलो का गढ़ कहें, वहाँ पे स्वराज हिंद पार्टी जाएगी तो अपने कौन से कैंडिडेट के साथ हो जाएंगी? क्या इनके मस्तिष्क में वो चेहरा बन चुका है, या फिर अभी सोचेंगे कि देखते हैं पहले सभी के नाम आने दे और उसके बाद हम वो चेहरा उतारें? तो सर आपने सोच लिया है या फिर आप ऐसे ही? सरिता जी, मैं आपकी बात से फिर उसी पे आ रहा हूँ जी, हम कोई चेहरा नहीं सोचेंगे, ना कोई थोपेंगे। इन पार्टियों को इस धुरंधर सिस्टम से हटाएंगे कि ये कैंडिडेट जो थोप देते हैं उसको हटाना है। लोग खुद अपने उस चेहरे को छांटें, हम उसको पार्टी का प्लेटफॉर्म देंगे। लोक स्वराज, आओ भी लोगों का राज लाना है, दो हमें चेहरा दो। पार्टी दुनिया भर का पैसा फूकती है, उस कैंडिडेट का फुकवाती है। वो लोगों के काम क्यों करेगा? वो कहेगा मैं तो पार्टी से टिकट लाया हूँ और मैंने लाखों रुपए बर्बाद किया है। आप कौन होते हैं? ठीक है, आपने वोट दे दिया तो मैंने आपको दुनिया भर का दारू बांटी है, दुनिया भर के हलवा खिलाए हैं, पूरी खिलाई है, कौन सा एहसान कर दिया? उस सिस्टम को हटाना है। लोग राय शुमारी करके कैंडिडेट को चुने, लोक स्वराज का प्लेटफॉर्म ले और एक वोट और एक नोट से उस इलेक्शन को जिताएं। ये मिशन हमारा इस बड़ौदा इलेक्शन में है और आपके जीत के दिखाएंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं सर के साथ कि ये अलग हट के राजनीति में उतर रही हैं और सिर्फ सेवा करना चाहते हैं, समाज सेवा। ऐसे कि इन्होंने बताया एसपी रहते हुए भी इन्होंने अपने आप को अफसर ना मानते हुए जनता का सेवक मानकर सेवा की है। हमारी शुभकामनाएं सर के साथ हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सरिता सिंह, कैमरामैन अशोक खरुब के साथ।